हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों ने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है वो लोग कहीं ना कहीं टीजीटी या पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सेशन उन्हीं के लिए डेडिकेटेड भी है। थोड़े से ब्रेक के बाद ये सेशन आपका कंटिन्यू हुआ है। इससे पहले ब्रेक इसलिए हो चुका है बिकॉज मैंने मैराथन क्लासेस अपलोड करी हैं यूपी टीजीटी मैथ्स के 2019 के पेपर की। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी में टीजीटी का मैथ्स का, उसकी हमने 3 या 4 क्लासेस में उसको कंप्लीट कराया है मैराथन क्लास के रूप में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में उसकी प्लेलिस्ट है मैराथन क्लास की, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। पूरा पेपर हमने सॉल्व कराया है। उसके अलावा अब हम लेकर चल रहे हैं 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, यूपी टीजीटी का ही 2015 का सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। इस प्रैक्टिस सेट 2 की 3 क्लासेस हो चुकी हैं और क्लास नंबर इसकी 4th है। तो अगर आप टीजीटी या पीजीटी मैथ्स के एस्पिरेंट हो तो ये सेशंस आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या DSSB की तैयारी कर रहे हो और हाल ही में नोटिफिकेशन जो आया है EMRS का उसकी तैयारी कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस होता है ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, ज़्यादा डिफरेंस उसके सिलेबस में नहीं होता। काफ़ी टॉपिक्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स के एस्पिरेंट हो ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे लास्ट ईयर फिल किया गया था और उसके एग्ज़ाम डेट का भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आप मेरी बात पर ट्रस्ट करते हुए अपनी तैयारी लगातार करते रहिए क्योंकि डेट को अनाउंस करने में आयोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको तैयारी करने के लिए समय चाहिए। तो अपनी तैयारी आप लगातार करते रहो क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज़ नहीं है यूपी में टीजीटी पीजीटी में, ठीक है, बहुत कम वैकेंसीज़ हैं। तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए, बहुत दिनों के बाद ये सेशन शुरू किया, इससे थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी सिर्फ इसलिए कि आप मोटिवेट रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर है? आज का सेशन शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपको कुछ डेटा गिवन है, आंकड़े दिए हैं और मीडियन निकालना है। देखो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आपको क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगी। फ़ायदा ये होता है कि हर तरह का क्वेश्चन कवर हो जाता है। आप कहीं ना कहीं से, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी बुक को फॉलो करके पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो फिर क्वेश्चन करते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ते हो क्वेश्चन करते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको क्या ज़रूरत होती है, अगर आप किसी भी, या तो आप किसी न किसी कोर्स लिया हुआ होगा या फिर बुक से कर रहे होंगे, लेकिन आपको चाहिए होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। और जब आपको मिक्स क्वेश्चन मिल जाएं, वो भी ऐसे जो उसी एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। एक तो आपको ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप आराम से पढ़ सकते हो। मीडियन आपसे पूछा है तो मीडियन निकालने के लिए आप सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ़ डेटा आपको कितने गिवन है। यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ़ डेटाज हैं वो कितने गिवन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले आप अगर आपको निकालना होता है मीडियन, जिसको बोलते हैं माध्य का, तो माध्य का निकालने के लिए यानी कि मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आरोही क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करोगे। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में आप इन नंबर्स को क्या करोगे, अरेंज करोगे। उसके बाद आप गिनोगे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर इवन में है और ऑड में, इवन और ऑड का मीडियन निकालने का फॉर्मूला अलग है। जब इवन आएगा उसकी बात करेंगे, लेकिन ऑड का फॉर्मूला तो सिंपल है, n+1/2। n क्या है, नंबर ऑफ डेटा, जितने डेटा हैं, जितने नंबर आपको दिए हैं वो, जैसे यहाँ पे 9 नंबर दिए हैं तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। यानी कि अगर आपसे बात की जाए ऑड नंबर्स हैं, अगर टोटल कितने हैं ऑड नंबर हैं, तो n+1/2 पर जो वहाँ पद आएगा, क्योंकि पहले आपको इसमें को अरेंज करना है आरोही क्रम में, ठीक। अब इन्होंने क्या कर लिया है, इसको या तो आप एक देखो, इन्होंने घटते हुए क्रम में लिखा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप घटते हुए में भी लिख सकते हो, बढ़ते में भी। आप क्या लिखो, उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, ठीक है। तो आप मान लो ऐसे आपने लिखा है इधर से इधर, चाहे आप घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हो। तो n+1वां पद जो आपका आएगा वो माध्य का होगा, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। ये विषम पदों की संख्या के लिए, तो n की वैल्यू टोटल पद कितने हैं, 9, 9 + 1/2,
पांचवा पद, यानी कि जो पांचवा पद होगा वो कौन सा होगा। अब देख लो 1 2 3 4 5, अब आप लेफ़्ट से ले लो या राइट से, पांचवा पद सेम है, इसलिए मैंने बोला कि चाहे आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या डिक्रीजिंग में कर लो, लेकिन आप इंक्रीजिंग में ही करना। तो इधर से भी गिनोगे तो 39 मिडल में है और इधर से भी गिनोगे तो 39 मिडल में। अब एक बात और, अगर आप के पास ऑड नंबर हैं और आपने उसको अरेंज कर लिया है इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में, तो मिड वाला नंबर ले लो, वही आपका मीडियन होगा, यानी कि मॉड। आपने क्या किया, 2 नंबर इधर से निकाले, 2 इधर से, फिर 2 इधर से और फिर 2 इधर से, अब क्या बचा, सिर्फ 1 नंबर बचा, तो वही तो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हो और वैसे ये इसका फॉर्मूला है। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वक्र है, एक कर्व है, x की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन b की पावर इक्वल्स टू 2, और ये रेखा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2 को बिंदु p पर क्या कर रही है, टच कर रही है, तो बिंदु p क्या होगा। तो अब आप एक बात बताओ, इन दोनों इक्वेशंस में a और b यहाँ पर क्या है, कॉमन है, यानी कि ये वाला वक्र भी a b को सेटिस्फाई करेगा और ये भी a b को सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। तो जो p पॉइंट होगा वो a, b ही होगा। समझो कैसे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो ये वक्र है और ये है रेखा, ये इसको कर रहा है स्पर्श। अब हम देख पा रहे हैं कि ए भी इस समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है और ए भी इस समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। जब आप इसमें ए भी पुट करोगे तो ये भी 2 आएगा और यहाँ पर पुट करोगे तो ये भी 2 आएगा। दैट मीन्स पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a, b होंगे। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ जो है क्लियर होगी। समझे या नहीं समझे। देखो पहला वक्र है, आप a और b पुट करो x y की जगह, तो ये आएगा a की पावर n आ जाएगा, a की पावर n प्लस y की जगह क्या पुट करोगे b, तो b की पावर n अपॉन b की पावर n, एक दूसरे से कैंसिल, 1 + 1 आ गया 2 आ गया। वैसे ही यहाँ पर x y की जगह आप a और b पुट करोगे तो भी 2 आ जाएगा। दैट मीन्स a b ऐसे कोऑर्डिनेट जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो p के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। log sin x प्लस आयोटा y का अधिकल्पित भाग। देखो अधिकल्पित का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रियल पार्ट और एक इमेजिनरी। अब ये जो यहाँ क्वेश्चन दिया है इसका हमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। log sin x प्लस आयोटा y को आपने सॉल्व करना है। एक बात आप ज़रूर सुनिएगा, आप जब भी कोई मैथ्स या रीजनिंग का सेशन देखते हो तो कॉपी पेन लेके आपको ज़रूर बैठना है। और 2 तरीके हैं, तो आप साथ साथ सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन देखते ही अगर आपको आता है तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको आता है तो सॉल्व करो, नहीं आता तो पहले देख लो, समझ लो, पूरा सेशन देख लो, और आपको कोई इसमें बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, फॉर्मूला लगता है तो उसको नोट कर लो। सेशन ख़त्म होने के बाद फिर आप वीडियो में क्वेश्चंस को देख कर अपने सॉल्यूशन चेक करो, खुद से सॉल्व करो। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आप कितनी भी वीडियोस देख लो, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, जब तक आप पेन पेपर से सॉल्व नहीं करोगे, ये कड़वा सच है, आप क्वेश्चन सॉल्व एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा हर सेशन में बोलती हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग को आप पेन पेपर से ज़रूर सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। यहाँ पर एकदम एक स्टेप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। log sin x प्लस आई वाई आपके पास है। sin a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, ये वाला sin x प्लस आई वाई, इसको क्या मान लेंगे, sin a प्लस बी। sin a प्लस बी क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, वही ओपन किया है। मुझे उम्मीद है इतना कि आप इसको जो है समझ पा रहे होंगे आसानी से, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, u प्लस आई वाई। क्लियर है। क्यों हम u प्लस आई वाई के इक्वलेंट, इस टर्म को हम u प्लस आई वाई के इक्वलेंट लेकर चल रहे हैं। क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग करना है। तो u हो जाएगा रियल पार्ट और v हो जाएगा इमेजिनरी। तो इस वाली राइट हैंड इक्वेशन को u प्लस आई वी के हम क्या लेके चलेंगे, इक्वल में लेकर चलेंगे। अब जब log इधर से इधर आएगा तो e की पावर में चला जाता है। क्या आपको ये बात पता है, ठीक है। कैसे, अगर log को आप दूसरे साइड लाओगे तो जो टर्म है वो e की पावर में चली जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और बाकी जो फॉर्मूला है वही हमारे पास चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी अलग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर
इस लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है e की पावर u और इमेजनरी पार्ट है e की पावर आयोटा v। इतना आपको पता है। अब इधर से ले लेते हैं, इधर देखो, इधर से हमने रियल पार्ट ले लिया e की पावर u और इधर ये किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या किया है, देखो e की पावर u ऐसी रखा, e की पावर आई वी रखा, e की पावर u और e की पावर आई वी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्लस में होता है उसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं। फिर क्या किया है, कॉस की पावर आयोटा v का फॉर्मूला खोल दिया है, जो कि होगा कॉस v प्लस आई साइन v। ठीक है, जिससे कंपैरिजन करने में आसानी रहे। e की पावर आयोटा v का फॉर्मूला क्या खोला, कॉस v प्लस आयोटा साइन v इक्वल टू में वही जो चल रहा है। अब कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप, ये हो गया आपका रियल पार्ट e की पावर u कॉस v और e की पावर u साइन v जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ये वाला। तो ये e किसके इक्वल होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एच वाई, इसके बराबर हो जाएगा। रियल पार्ट है ये क्योंकि, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि e की पावर u साइन v इमेजिनरी के बराबर, कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक y के बराबर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब हमने क्या किया है, ये क्या है आपके पास एक रियल पार्ट है और आपके पास क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। आपको इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू चाहिए। इमेजिनरी पार्ट क्या था, u प्लस आई वी में v था, तो v की वैल्यू चाहिए। अब e की पावर u cos v आ चुका है, e की पावर u sin v की वैल्यू आ गई है। अब इससे इसको कर दो डिवाइड, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो e की पावर u से e की पावर u कैंसिल, sin v अपॉन cos v tan v, और इनको जब डिवाइड करोगे तो cot x और tan हाइपरबोलिक y आ जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू चाहिए तो tan को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cot x tan हाइपरबोलिक y। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। दोबारा से देख लेना अगर कोई भी डाउट रह गया तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। यदि एनपीआर की वैल्यू 720 है और एनसीआर की वैल्यू 120 है तो आर की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको एनपीआर और एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और एनसीआर का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। बस आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो इनको आप क्या कर दो, डिवाइड। तब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर दो, 0 से 0, n फैक्टोरियल से n, ये ठीक, या इसको इससे कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर फैक्टोरियल बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 12 छंग 72। ठीक है, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6। तो 6 को हमने क्यों लिख लिया, क्या लिख लिया, 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी फैक्टोरियल था, इधर भी फैक्टोरियल बनाना था, तभी तो आर की वैल्यू निकलेगी। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या है और एनसीआर का क्या है, नोट कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर है विरामावस्था में। जब भी विरामावस्था की बात की जाए तो देखिए, 2 वेग होते हैं, 2 वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल होती है, एक फाइनल होती है। ये तो जब भी विरामावस्था में कोई चीज़ है तो पहली जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमेशा 0 होगी। विराम में रहने का मतलब होता है ये, जब कोई वस्तु रेस्ट में है, चाहे वो पत्थर है, कुछ भी है, तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, u 0। तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर विरामावस्था में ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। गिरने के 5वें सेकंड में, अब यहाँ पर t भी आपको गिवन है, गिरने के 5वें सेकंड में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कुल कार्य कितना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर मास गिवन है m, टाइम गिवन है t और कार्य पूछा है w। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहले आप एक फॉर्मूला समझो, फिर उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें निकालना क्या है। आपसे पूछा है बल, और बल का फॉर्मूला कार्य पूछा है, वर्क पूछा है। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। F क्या है, फोर्स है, और D क्या है, डिस्टेंस है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस F। ठीक है, तो वर्क पूछा है हमसे, तो एक तो हमें इसमें फोर्स चाहिए और एक हमें चाहिए डिस्टेंस। एक तो हमें इसमें फोर्स चाहिए होगा और एक चाहिए होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी निकालेंगे और फोर्स भी निकालेंगे, तब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या दूरी निकाल लेते हैं। 5वें सेकंड में गिरी हुई दूरी, जब वो वस्तु गिरी तो 5वें सेकंड तक उसने कितनी दूरी चली। फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू u प्लस हाफ g
2t माइनस 1, नोट कर लो इसको, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला 5वें सेकंड में गिरी वस्तु के लिए क्या लगाओगे, जहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है, आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाते हो। इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है और जी की वैल्यू आप रख सकते हो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या बनाया है यहाँ पर, हाफ u प्लस हाफ g 2t माइनस 1। अब इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने आपको बताया 0 दी है, विरामावस्था में है। g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9। तो ये दूरी है आगे कितनी, 44.1 मीटर। अब हमें पत्थर का द्रव्यमान गिवन है, द्रव्यमान से हम निकाल सकते हैं भार, और वही क्या काम आएगा हमारा, बल यानी कि फोर्स में। तो द्रव्यमान अगर 2 किलोग्राम है तो भार कैसे निकालोगे, mg, w इक्वल्स टू mg पढ़ा है आपने, w इक्वल्स टू mg का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब m कितना है 2 और g की वैल्यू होती है 9.8, तो भार आ गया 19.6 न्यूटन। अब ये भार किसका काम करेगा, बल का। तो बस अब ये फॉर्मूले में रख दीजिए, टोटल वर्क इक्वल्स टू बल गुणा दूरी, बल हमने निकाला है 19.6, दूरी है ये, तो जूल में आपका बल आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए भी ज़रूर चलना। 32 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ये क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के ध्रुवीय निर्देशांक हैं। तो त्रिभुज कैसा होगा, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, ठीक है। एक ट्राइंगल के पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं, वो ट्राइंगल कैसा होगा इसकी हेल्प से ही बताना है। अब चूँकि ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं तो भैया हमने ट्राइंगल बना लिया, और देखो यहाँ पर π/2 को 90 डिग्री लिख लिया और π/6 को 30 डिग्री, और ये ट्राइंगल हमने एक यहाँ पर फॉर्म कर लिया। अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, एक क्या है 390 तो वो यहाँ पर आ गए, और एक है 330 वो आ गए यहाँ पर, ठीक। अब ये 3 है इसकी पहली वैल्यू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, और इसकी भी 3 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी 3। अब इस तरह से ये पूरा तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और ये 30 डिग्री, दैट मीन्स ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना बच जाएगा 60 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री कैसे आया, गिवन है, ये वाला पूरा कितना है 90 और ये गिवन है 30, तो ये कितना आ जाएगा 60। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखो, अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या, AB का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, AB का स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्या होगा AB का स्क्वायर, देखो AB के स्क्वायर में ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो 2AB 3 है, BB 3 है, और cos 60 क्यों, क्योंकि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं। कौन सा एंगल ले रहे हैं, सॉरी ये वाला A नहीं, ये वाला A ले रहे हैं हम, ये वाला AB स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्यों नहीं, देखो ये हमें पता है 3, ये भी पता है, ये निकाल रहे हैं हम। तो AB का स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 × 3, और ये वाला एंगल ये आएगा क्योंकि ये यूज़ कर रहे हैं, तो 60 डिग्री cos 60 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 3, AB की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई हमारे पास, ये AB भी क्या आ गया 3 आ गया। अब जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होता है, इक्वालेटरल ट्राइंगल होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 आपसे कहता है यदि x + 2 और x - 1 इस व्यंजक के, ठीक है, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं, तो m और n की वैल्यू बताओ। तो बहुत सिंपल सा और सीधा सा सवाल है। पहले तो इस इक्वेशन में आप x की जगह -2 रखो, फिर x की जगह 1 रखो, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, उनको सॉल्व करके mn की वैल्यू निकालो। अब आप पूछोगे कि भाई x की जगह हम -2 क्यों रखें और 1 क्यों रखें। देखो जब आपको गुणनखंड दिए होते हैं आपको उनको 0 के इक्वलेंट रखना होता है, तो x + 2 को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -2। वैसे ही जब x - 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 1। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। आपको जो व्यंजक फंक्शन दिया है वो है f(x) = x³ + 10x² + mx + n। अब जो 2 गुणनखंड है, पहले आपने क्या रखना है, x देखो -2 रख रहे हैं ये और ये 1 रख रहा है, आप ये f1 f2 छोड़ दो, ठीक है। आपने इस इक्वेशन में पहले क्या रखा, -2 रखा, x की जगह -2, तो इक्वेशन आ गई 2m - n = 32। जब आपने इस इक्वेशन में x की जगह रखा 1 कैसे मैंने बता दिया, इक्वलेंट 0 करेंगे तो x 1 हो जाएगा।
इस इक्वेशन में x का 1 रखा तो आपकी इक्वेशन आ गई ये। 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कैसे सॉल्व करोगे इन दोनों को? देखो ये माइनस का है ना, ये प्लस का है ना, इनको जोड़ दो तो उन इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3m इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2, m की वैल्यू आ जाएगी 7। जब m की वैल्यू 7 आ जाएगी यहाँ पर रख दोगे तो n की वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, टाइम लगता है समझाने में, तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो कवर नहीं हो पाते एक सेशन में, पर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे सीरीज़ को, और जल्दी से कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, समझा जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक कर देना, और अगर यही इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखनी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और बस जाने से पहले जो भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, सिर्फ स्टडी ग्रुप है ना, वहाँ पर आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे। तो बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कर लेना, अगर आपके लिए कोई यूज़फुल वीडियो है तो आप उसको देख सकते हो। चलो पढ़ते रहो, लगातार तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, और आपको सफलता भी एक दिन ज़रूर मिलेगी। अब तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।